दोस्तों, आज की सीरीज में हम जॉन क्रीसी नाम के एक एजेंट को देखते हैं जो कि अकेला ही फौज के बराबर है। लेकिन जब वो अपनी मानसिक परेशानियों के चलते अपनी टीम से निकाल दिया जाता है तो उसका एक दोस्त उसको अपने घर पर लेकर जाता है ताकि जॉन को अच्छा महसूस हो। लेकिन एक रात वहां पर अचानक से बम विस्फोट हो जाता है जिसमें उसके दोस्त की पूरी फैमिली मारी जाती है। बस उसकी एक बेटी बच जाती है। फिर जॉन अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए उसके मास्टरमाइंड फराज को मारने के लिए जेल में पहुंच जाता है और पूरी की पूरी जेल बॉम्ब से उड़ा देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके दोस्त की मौत का मास्टरमाइंड कोई और है तो ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब पूरा मजा तो सीरीज देखने के बाद ही आएगा, इसलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत वेलेजो इंडस्ट्रियल जोन मैक्सिको सिटी से होती है, जहां जॉन क्रीसी अपनी टीम के साथ CIA ब्लैक ओप्स मिशन को अंजाम देने के लिए जा रहा था। जॉन दूसरे कमरे में बैठकर उन सभी पर नजर रखता है और अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस देता है कि जब सब कुछ सेट हो जाए तो मुझे बता देना, फिर मैं वहां पर आकर ब्रीफकेस से सामान निकाल लूंगा। जॉन सभी को अलर्ट रहने के लिए कहता है क्योंकि अगले 10 मिनट में टारगेट लोकेशन पर पहुंच जाएगा। लेकिन तभी अचानक से कुछ नकाबपोश हाथ में बंदूक लिए जॉन की टीम को घेर लेते हैं। उन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए जॉन की टीम फंस जाती है। तभी जॉन को किसी की आहट सुनाई देती है, जिसके बाद वो कुर्सी से खड़ा हो जाता है। लेकिन अगले ही पल वो लोग जॉन पर हमला कर देते हैं। वो नकाबपोश शायद ये बात भूल गए थे कि जॉन क्रीसी US आर्मी स्पेशल फोर्स का हेड है, जो कि अकेला ही पूरी फौज के बराबर है। फिर जॉन अपना खतरनाक रूप दिखाता है और उन सभी को मार डालता है। फिर सबको ठिकाने लगाने के बाद वो फिर से अपनी स्क्रीन देखता है ताकि पता लगा सके कि उसके साथी ठीक है या नहीं। तभी जॉन की नजर एक कमरे पर पड़ती है जहां उसकी टीम को बंदी बनाकर रखा हुआ था। फिर वो नकाबपोश जॉन के साथियों का मुंह काले कपड़े से ढक देते हैं और फिर उनको एक एक करके मार डालते हैं। तभी अचानक से जॉन की नींद खुलती है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है क्योंकि ये हादसा 4 साल पहले हो चुका है और तब से लेकर आज तक जॉन अपने दोस्तों की याद में तड़प रहा है। वो हर रात अपने मुंह को काले कपड़े से ढक लेता है और महसूस करता है कि मरते वक्त उसके साथियों को कैसा लगा होगा। आज तक ऐसा एक दिन भी नहीं गया जब जॉन ने अपने दोस्तों के बारे में ना सोचा हो, क्योंकि वो उनकी मौत का दोषी खुद को ही मानता है। उस दिन मैक्सिको का वो मिशन फेल होने के बाद जॉन ने स्पेशल फोर्स भी छोड़ दी थी और पिछले 4 सालों से उसने बंदूक को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन फिर भी जॉन के दिल में वही आग और वही जज्बा है। एक दिन जब जॉन अपनी कार में कहीं जा रहा था तो उसको अपने दोस्तों की बातें याद आने लगती है और उसके दिमाग में वही सीन आने लगते हैं जहां उन लोगों ने जॉन की आंखों के सामने ही उसके दोस्तों को मार डाला था। तभी जॉन का दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर कुछ समय बाद जब जॉन की आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में एडमिट पाता है और जॉन का दोस्त पॉल उसके सामने खड़ा था। दरअसल जॉन और पॉल एक साथ ही US आर्मी स्पेशल फोर्सेस में काम किया करते थे और ये दोनों ही बहुत पुराने दोस्त हैं। फिर पॉल जॉन को ब्राजील में अपने घर पर ले जाता है ताकि उसको थोड़ा अच्छा महसूस हो। पॉल की वाइफ रेजिन जॉन से मिलकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद पॉल जॉन को अपने बच्चों से मिलवाता है। पॉल के कुल 3 बच्चे थे, डेविड, रोबी और उनकी बड़ी बहन पो। तभी रात के वक्त जब सभी लोग खाना खा रहे थे तो पो स्कूल से वापस घर आ जाती है। फिर पॉल पो को जॉन के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन वो बिना कोई जवाब दिए वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे जॉन और पॉल प्रेसिडेंट कार्मो के सिक्योरिटी चीफ से मिलने के लिए जाते हैं, जिसका नाम प्राडो था। दरअसल पॉल जॉन को फिर से उसी लाइन में भेजना चाहता था जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। फिर प्राडो सोरेन जॉन को देखते ही उसे पहचान लेता है और उसको अपनी सिक्योरिटी टीम में लेने से इनकार कर देता है क्योंकि यहाँ जंग लगे कबाड़ के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर पॉल प्राडो सोरेज के सामने जॉन की तारीफ करता है और बताता है जॉन हर वो काम कर सकता है जो तुम्हारे बाकी के ऑफिसर्स नहीं कर सकते या फिर करने से डरते हैं। अब सुआरेज जॉन का एक टेस्ट लेता है जहां उसको 16 सेकंड के अंदर एक गन को खोलना था। जॉन इस काम में एक्सपर्ट था, लेकिन फिर भी उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि पिछले 4 सालों से उसने गन को हाथ तक नहीं लगाया। जिस समय जॉन बंदूक खोल रहा था तो सुआरेज अपने एक ऑफिसर को इशारा करता है
जिसके बाद वो ऑफिसर जॉन का गला पकड़ लेता है और उसको बहुत मारता है। फिर सुआरेज पोल से कहता है कि हम इसे नहीं ले सकते क्योंकि एक ऑफिसर को हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए, लेकिन जॉन में वो काबिलियत नहीं है। फिर जॉन और पोल वापस घर आ जाते हैं। इस समय जॉन बहुत ही निराश था क्योंकि जॉन चाहता तो उस ऑफिसर को मार मार के उसकी हड्डी पसली एक कर सकता था, लेकिन इसको तो अंदाजा भी नहीं था कि इसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। फिर पोल कहता है कि तुम दुखी मत हो क्योंकि तुम्हें प्रेसिडेंट सिक्योरिटी टीम में ले लिया गया है। अब ये बात सुनते ही जॉन हैरान हो जाता है और पूछता है ये कैसे हुआ। फिर पोल उसको बताता है कि मैंने उनसे साफ कह दिया था कि या तो जॉन को भी इस टीम में लो या फिर मुझे भी भूल जाओ, इसलिए सुआरेज को तुम्हें टीम में लेना पड़ा। फिर पोल जॉन से कहता है कि 10 ऑफिसर्स रखने से अच्छा है कि एक को रखो जो अकेला ही 10 के बराबर हो। फिर रात के वक्त पोल अपनी बेटी पो के पास जाकर उसको समझाता है कि तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, लेकिन पो कहती है आप मुझे ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। अब अपनी बेटी के मुंह से कोरा जवाब सुनकर पोल वहाँ से चला जाता है। तभी हम जॉन को देखते हैं जो पार्टी में लगातार ड्रिंक कर रहा था। दरअसल जॉन के दिमाग में बार बार वही सीन आ रहे थे जब उसके सभी साथी उसके सामने ही मारे गए और वो कुछ नहीं कर पाया। यहाँ जॉन जोश जोश में बहुत शराब पी लेता है, जिसके बाद वो घर जाने के लिए एक गाड़ी बुक करता है क्योंकि उससे चला भी नहीं जा रहा था। तभी वैलेरी नाम की एक लड़की गाड़ी लेकर वहां पर आ जाती है, जिसके बाद जॉन उसके साथ चला जाता है। वैलेरी जॉन को देखते ही समझ जाती है कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, इसलिए वो जॉन से पूछती है कि तुम करते क्या हो। फिर जॉन हंसते हुए कहता है मैं जो करता हूँ उसी की वजह से पीना पड़ रहा है। तभी कुछ देर बाद ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुक जाती है, लेकिन तभी जॉन चर्च देखकर गाड़ी से उतर जाता है। वैलेरी जॉन को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। तभी 2 गुंडे जॉन को देख लेते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं चुपचाप अपना वॉलेट हमें दे दो वरना ठीक नहीं होगा। इतने में वैलेरी भी जॉन के पीछे पीछे आ जाती है, इसलिए वो गुंडे वैलेरी को पकड़ लेते हैं और उसके गले पर चाकू रखकर जॉन को धमकाने लगते हैं। अब वैलेरी को कुछ हो ना जाए इसलिए जॉन अपना वॉलेट देने के लिए मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो वॉलेट देने के लिए आगे बढ़ता है तो वो उन दोनों गुंडों को पकड़ लेता है और उनको बहुत मारता है। अब वैलेरी जॉन का असली चेहरा देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वो नशे में होने के बाद भी अकेला उन दोनों से लड़ रहा था। फिर जॉन उन दोनों को मार मार कर उनकी हालत खराब कर देता है, जिसके बाद वैलेरी जॉन को वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ पो अपने घर में बिना बताए अपने बॉयफ्रेंड के घर पार्टी करने के लिए गई थी, लेकिन जैसे ही घड़ी में 4:15 होते हैं तो पो वहां से घर जाने के लिए निकल पड़ती है क्योंकि पोल 15 मिनट बाद यानी कि 4:30 बजे उठने वाला था। इसलिए पो बहुत ही तेजी से गाड़ी चलाती है क्योंकि उसका घर काफी दूर था। तभी अचानक से 2 सफेद रंग की वैन पो की गाड़ी के सामने से निकलती है, जिसके चलते पो का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। तभी पो एक मोटर राइडर को देखती है जो उसी की तरफ देखते हुए जा रहा था, लेकिन पो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और जल्दी से अपने घर पहुंच जाती है। फिर जब पो अपने घर के बाहर पहुंचती है तो उसके पास पोल की कॉल आती है और वो कहता है जल्दी से अंदर आकर मम्मी की जैकेट अपनी जगह पर रख दो वरना वो नाराज हो जाएंगी। अब पो समझ जाती है कि पोल को सब कुछ पता चल गया है और ये सोचकर वो मुस्कुराने लगती है, लेकिन तभी बिल्डिंग में बहुत तेज धमाका होता है जिसमें पोल और उसकी फैमिली मारे जाते हैं। ये धमाका इतना तेज था कि आसपास कई किलोमीटर तक इसकी गूंज से लोगों के दिल दहल जाते हैं। अब जॉन भी दूर से धमाके को देख लेता है, जिसके बाद वो फौरन वहां पर पहुंचता है, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। फिर अगली सुबह जॉन सिक्योरिटी चीफ सुआरेज के पास जाकर उससे बात करता है। सुआरेज जॉन को बताता है कि ये धमाका एक आतंकवादी संगठन ने किया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि पोल की बेटी पो की जान बच गई, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। दरअसल पो इस हमले की इकलौती चश्मदीद गवाह थी और इसीलिए सुआरेज उससे पूछताछ करना चाहता था, लेकिन वो इतनी ज्यादा डरी हुई है कि वो किसी को भी कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। फिर जॉन पो से बात करने के लिए जाता है और उसको हिम्मत देता है। जॉन पो से कहता है कि यहाँ पर कई सारे लोग तुमसे अलग अलग तरह के सवाल पूछेंगे, लेकिन तुम मुझसे बिना पूछे किसी के भी सवाल का जवाब मत देना। अब पो को जॉन पर ही भरोसा था, इसलिए वो जॉन की बात मान जाती है। तभी कुछ देर बाद प्रेसिडेंट कार्मो खुद
खुद वहां पर आते हैं और जॉन से बात करते हैं। जॉन कार्मो से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस लड़की की सुरक्षा खुद करनी है, जिसके बाद कार्मो जॉन को एक गन भी दिलवा देते हैं। ये वही गन थी जिसको जॉन को खोलने के लिए दिया गया था और अब वो गन जॉन के हाथ में है। फिर कार्मो जॉन से कहते हैं कि मैं बहुत जल्द तुम्हें और पो को अमेरिका भेजने की व्यवस्था कर दूंगा ताकि पो वहां पर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। लेकिन जॉन अमेरिका जाने से मना कर देता है। वो कार्मो से कहता है कि आप सिर्फ पो को ही अमेरिका भेज दीजिए, मुझे यहाँ पर कुछ काम है। ये बात सुनकर प्रेसिडेंट समझ जाते हैं कि जब तक जॉन उन हमलावरों को पकड़ नहीं लेता ये शांत नहीं बैठेगा। फिर जॉन पो को घर ले जाता है और उसको आराम से सुला देता है। पो के सो जाने के बाद जॉन अपना मुंह ढक लेता है और बिना देखे 8 सेकंड से भी कम समय में गन को वापस से फिट करके सामने रख देता है। अब जॉन का बस एक ही मकसद था, अपने दोस्त की बेटी की रक्षा करना और उन सभी दुश्मनों को ठिकाने लगाना जिन्होंने पॉल की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। दूसरी तरफ आतंकवादियों को भी पता चल जाता है कि पो उस हमले में जिंदा बच गई, इसलिए उनका लीडर ओस्मार अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि जाओ जाकर उस लड़की और उसके बॉडीगार्ड जॉन को खत्म कर दो। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या जॉन पो को बचा पाएगा या फिर खुद भी पो के साथ मारा जाएगा। सेकंड एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। पो अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जिसके बाद जॉन उसको अपनी जिंदगी की एक कहानी सुनाता है और समझाता है कि ऐसे मुश्किल हालातों में हमें हिम्मत रखनी चाहिए। फिर जॉन और पो प्रेसिडेंट की भेजी हुई गाड़ियों में बैठकर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमलावरों का लीडर ओस्मार अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि हर 5 मिनट बाद यहाँ से अपनी एक टीम को भेजना और उन्हें बता देना कि गाड़ियों पर नजर रखे। तभी हम देखते हैं जब जॉन पो को प्लेन में बिठाने के लिए ले जा रहा था तो वो देखता है कि हर दूसरे कदम पर कुछ लोग छत पर खड़े हुए हैं और हम पर ही नजर रखे हुए हैं। जॉन को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन फिलहाल वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता। तभी जॉन की नजर एक गाड़ी पर पड़ती है जो दूसरी गली से लगातार उनका पीछा कर रही थी। अब जॉन का शक यकीन में बदल जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। फिर जॉन सिक्योरिटी ऑफिसर्स को अलर्ट करता है और उनको रास्ता बदलने के लिए कहता है। ओस्मार के पास भी ये खबर पहुंच जाती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ओस्मार फिलहाल के लिए ये अटैक रोक देता है और उन सभी को अपनी जगह पर रहने के लिए कहता है। तभी कुछ देर बाद जॉन सुआरेज के साथ मेन लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पो से पूछताछ होनी थी और पूछताछ के बाद उसको अमेरिका भेज दिया जाएगा। यहाँ पर सुआरेज खुद पो से पूछताछ करना चाहता था, लेकिन जॉन उसको साफ मना कर देता है क्योंकि पो बहुत ही ज्यादा डरी हुई है और अगर उसके दिमाग पर ज्यादा प्रेशर डाला गया तो वो आधी बातें भूल जाएगी। इसलिए जॉन सुआरेज से कहता है कि मैं खुद पो से सवाल करूंगा और अगर तुम्हें मेरी पूछताछ में कोई भी कमी लगे तो जितना चाहो पो से सवाल पूछ लेना। अब ये बात सुनकर सुआरेज भी जॉन की बात मान जाता है, जिसके बाद जॉन पो को कैमरा के सामने बिठा देता है और उससे सवाल पूछना शुरू करता है। जॉन पो को सीधा ही धमाके के बारे में याद नहीं दिलाता, बल्कि वो हादसे से कुछ घंटे पहले क्या हुआ ये बात पूछने लगता है। पो जॉन को बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के घर पर पार्टी करने के लिए गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि घड़ी में 4:15 हो रहे हैं तो मैं तुरंत बाइक लेकर वहां से निकल गई। फिर वो उन 2 सफेद वैन और मोटर राइडर के बारे में भी बताती है जो उसे बहुत ही गौर से देख रहा था। फिर वो अपनी बात कहते कहते रोने लगती है, जिसके बाद जॉन उसको शांत करता है और एक छोटा सा ब्रेक लेता है। फिर जॉन बाहर आकर सुआरेज से बात करता है। फिर सुआरेज जॉन से कहता है कि तुमने धमाके के बारे में तो कुछ भी नहीं पूछा, ये कैसी पूछताछ कर रहे हो। फिर जवाब में जॉन कहता है कि उसके दिमाग पर एकदम से प्रेशर डालेंगे तो वो सदमे में चली जाएगी और कई सारी मेन बातें भूल जाएगी। लेकिन सुआरेज तो जॉन की काबिलियत पर शक कर रहा था क्योंकि वो 16 सेकंड में एक बंदूक तक नहीं खोल पाया। तभी जॉन उसको कहता है कि मेरी काबिलियत बंदूक खोलने पर नहीं दिखती, बल्कि तब दिखती है जब ऐसी परिस्थितियां बन जाए जैसी अभी है। फिर जॉन सुआरेज को उन 2 व्हाइट वैन के बारे में बताता है और कहता है पिछले 5 सालों में बिकने वाली सभी नॉर्मल सफेद वैन्स का डेटा निकलवाओ। फिर कुछ देर बाद जॉन के पास तस्वीरें आ जाती है, जिसके बाद जॉन पो की आंख पर पट्टी बांध देता है और कहता है इस घटना को अच्छे से याद करो। जब वो सफेद वैन्स तुम्हारे पास से निकली थी तो तुम्हें और क्या महसूस हुआ था। अब पो जैसे ही उस रात को
को याद करने लगती है तो जॉन टेबल पर जोर से हाथ मारता है ताकि पो का जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी आंखों के सामने आ जाए, और अगले ही पल वो पट्टी हटा देता है और पो को 4 तस्वीरें दिखाते हुए कहता है कि इनमें से वो वैन कौन सी थी। इस समय वो सीन पो की आंखों के सामने था, इसलिए वो एक तस्वीर को आगे करके जॉन से कहती है कि यही वो वैन है। तभी पो की आंखों के सामने मोटर राइडर भी आ जाता है, इसलिए पो जॉन से कहती है कि मैंने एक आदमी का चेहरा भी देखा था लेकिन मैं उसको ठीक से नहीं देख पाई। तभी अचानक से पो की आंखों के सामने धमाके वाला सीन आ जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। फिर जॉन पो को शांत करवाता है और सावरेस के पास जाकर उसे बिल्डिंग के आसपास की सभी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स निकलवाने के लिए कहता है, और इसके अलावा वो एक और बात कहता है कि अपने किसी भी आदमी पर भरोसा मत करना, क्योंकि तुम्हारा ही कोई आदमी दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, जिसकी वजह से हमलावरों को हमारी लोकेशन मिल गई। अब सुआरेस जॉन की बात अच्छे से समझ जाता है। फिर जॉन पो को अलविदा कहता है क्योंकि आज के बाद वो लोग कभी भी नहीं मिलेंगे। तभी पो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जॉन से कहती है कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन जॉन उसको समझाता है कि मेरा यहाँ पर रहना बहुत ही जरूरी है, मुझे कोई जरूरी काम करना है। और फिर वो पो को कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उन सभी यादों को यहीं पर छोड़कर जाओ और अमेरिका जाकर नई जिंदगी की शुरुआत करो। फिर पो जॉन को गले से लगा लेती है और रोने लगती है, जिसके बाद वो प्लेन में जाकर बैठ जाती है। तभी जॉन को कोई आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई गाड़ी बहुत ही तेजी से उसी की तरफ आ रही हो। अब जॉन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसकी नजर ओस्मार के आदमियों पर पड़ती है जो मशीन गन लेकर उसी की तरफ आ रहे थे। फिर जॉन चिल्लाते हुए पो को झुकने के लिए कहता है, जिसके बाद ओस्मार के सभी लोग वहां पर मौजूद ऑफिसर्स को गोलियों से भून डालते हैं। तभी पायलट जल्दी से प्लेन को उड़ाने की कोशिश करते हैं ताकि हमलावर अंदर न आ सके, लेकिन तभी ओस्मार का एक आदमी दोनों पायलट्स को मार देता है। अब पो बुरी तरह से फंस गई थी क्योंकि प्लेन चालू हो चुका था। फिर वो पायलट सीट पर बैठकर प्लेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि प्लेन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तभी टियागो नाम का एक आदमी प्लेन के अंदर घुस आता है और पो को पकड़ लेता है। फिर जॉन भी गाड़ी से कूदकर अंदर घुस जाता है और फिर देखते ही देखते उसकी टियागो के साथ हाथापाई होने लगती है। जॉन टियागो को मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है, जिसके बाद वो खुद ही प्लेन को उड़ाने लगता है और कुछ दूर जाकर लैंड करवा देता है। इस समय पो का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन जॉन की वजह से आज उसकी जान बच गई। फिर जॉन टियागो को बाहर निकालता है और एक गाड़ी में डालकर वहां से चला जाता है। फिर वो एक सुरक्षित जगह पर पहुंचकर वैलेरी को फोन करता है और कहता है, मुझे एक लड़की को देश से बाहर निकालने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। वैलेरी भी जॉन की हेल्प करने के लिए मान जाती है, लेकिन बदले में उसको पैसे नहीं बल्कि इस देश से बाहर निकलने के लिए पेपर्स चाहिए थे। फिर जॉन वैलेरी की शर्त मान लेता है, जिसके बाद वैलेरी जॉन को एक घर में ले जाती है जो कि पूरी तरह से सुरक्षित था और अब ये लोग कुछ दिन तक यहाँ पर सेफली रह सकते हैं। फिर जॉन पो से कहता है कि तुम यहीं पर रुकना, तब तक मैं थोड़ा काम निपटा कर आता हूँ। अब पो समझ जाती है कि जॉन टियागो को मारने के लिए जा रहा है, लेकिन तभी जॉन उसको कहता है कि मैं टियागो को मारूंगा नहीं, सिर्फ उससे कुछ सवाल करूंगा। फिर जॉन बाहर जाकर वैलेरी से बात करता है। वैलेरी जॉन को विश्वास दिलाती है कि तुम पो की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। फिर जॉन निश्चिंत होकर टियागो के पास जाता है। इस समय टियागो की हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जॉन अपने साथ क्या लाया है। जॉन टियागो के सामने एक बैटरी के अंदर से सल्फ्यूरिक एसिड निकालता है और फिर उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाकर उसे मिक्स करने लगता है। फिर वो टियागो को धमकी देता है कि अगर इसकी एक भी बूंद तुम्हारी आंख में चली गई तो तुम्हारा खेल खत्म समझो, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम तोते की तरह सारी सच्चाई बक दो। अब टियागो एसिड देखकर काफी घबरा जाता है, जिसके बाद वो जॉन से कहता है कि मैं मिशन और बम ब्लास्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि ओस्मार नाम के एक आदमी ने हमें उस लड़की को मारने के लिए पैसे दिए थे और बाकी की सारी चीजें ओस्मार खुद ही हैंडल करता है। लेकिन जॉन को यकीन था कि टियागो को बॉम्बिंग के बारे में पता होगा, इसलिए वो टियागो के सिर पर थोड़ा सा गिराता है और कहता है, जल्दी से सच बोलो वरना एसिड बहकर तुम्हारी आंखों में आ जाएगा।
इस समय टियागो का सिर जल रहा था, लेकिन फिर भी वो यही बात कहता है कि मैं बस इतना ही जानता हूँ जितना मैंने तुम्हें बताया है। अब जॉन को विश्वास हो जाता है कि टियागो सच बोल रहा है, इसलिए वो उसके सिर के ऊपर से वो एसिड पहुँच देता है। फिर वो टियागो से ओस्मार का पता पूछता है। तभी अगले सीन में हम प्रेसिडेंट कार्मो को देखते हैं, जो अमेरिकन डायरेक्टर मॉनक्रीफ से हमले के बारे में बात कर रहे थे। दरअसल ओस्मार अमेरिका में ही रहकर इस मिशन को ऑपरेट कर रहा था और ब्राजीलियन सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती कि किसी और की वजह से उनके देश में मुसीबत आए। अब कार्मो को किसी भी हालत में जॉन सुरक्षित चाहिए था, क्योंकि सिर्फ वही है जो हमलावरों तक पहुंच सकता है। अगले सीन में हम जॉन को देखते हैं, जो पो से बात कर रहा था। जॉन पो से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन पहले तुम्हें ये बताना होगा कि तुम्हें खून देखकर उल्टी तो नहीं आती। अब पो जॉन का ये सवाल सुनकर घबरा जाती है और इसी के साथ सेकंड एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं जॉन और पो दोनों मरने का नाटक करते हैं ताकि गुंडे इनका पीछा छोड़ दें। दरअसल जॉन खुद पर और पो के ऊपर ढेर सारा खून गिरा देता है और फिर वैलेरी से फोटो खींचने के लिए कहता है ताकि टियागो वो फोटो अपने बॉस को दिखा सके। फिर जॉन और पो अपने कपड़े बदल लेते हैं, जिसके बाद जॉन पो से कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं कुछ जरूरी काम खत्म करके आता हूँ। पो जॉन से रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन जॉन उसे समझाता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल जॉन ने अपने एक CIA में काम करने वाले दोस्त टैपन को सारी बात बता दी थी। अब जल्दी ही टैपन और उसकी टीम यहाँ आकर पो को सुरक्षित देश से बाहर पहुँचा देंगे। फिर जॉन टियागो के पास पहुँच जाता है और उसके सीने में चीरा लगाकर एक छोटा सा प्लास्टिक बम फिट कर देता है। जॉन कहता है कि अब बोलो, अगर एक भी सवाल का जवाब झूठ निकला तो मारे जाओगे। टियागो जॉन की बात सुनकर घबरा जाता है और ओस्मार के बारे में सब कुछ बता देता है। दरअसल ओस्मार की रियल आइडेंटिटी और उसका रियल नाम कोई नहीं जानता था। ओस्मार तो जस्ट एक कोड नेम है और अगर किसी को उससे बात करनी भी हो तो ओस्मार की बिल्डिंग के नीचे एक कॉल बॉक्स लगा है, जहां से उसको फोन मिला सकते हैं। जॉन टियागो से कहता है कि तुम मुझे ओस्मार के पास ले चलो, जिसके बाद वो टियागो के हाथ खोल देता है। ओस्मार के पास जाने से पहले जॉन को कंफर्म करना था कि पो सुरक्षित है या नहीं, इसीलिए वो वैलेरी से मदद मांगता है। वैलेरी अपने हस्बैंड के भाई बेटो को ये कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, जो फेवेला नाम की गैंग के लिए काम करता है और इस गैंग का लीडर है डूडा। फिर जॉन बेटो को सारी बात बता देता है कि तुम्हें आज पूरे दिन पो का ख्याल रखना है और फिर तुम्हें तुम्हारे हिस्से के पैसे मिल जाएंगे। बेटो जॉन की बात अच्छी तरह से समझ जाता है, जिसके बाद वैलेरी अपने घर चली जाती है और जॉन टियागो को लेकर ओस्मार की बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ता है। तभी बेटो अपने साथियों के पास जाता है और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता देता है। बेटो को पता था कि पो की सुरक्षा उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन वो ये काम अपने छोटे भाई लिवरो को देकर गलती कर देता है, क्योंकि उसने पहले कभी भी बंदूक नहीं उठाई। लिवरो बेटो को मना कर देता है कि मुझसे ये सब नहीं होगा, लेकिन बेटो उसे समझाता है कि आज नहीं तो कल तुम्हें हमारी लाइन पकड़नी ही होगी, वरना मैं खुद तुम्हें गोली मार दूंगा। अब लिवरो को मजबूरन बेटो की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो पो के घर चला जाता है। जब पो लिवरो को देखती है तो घबरा जाती है, लेकिन तभी लिवरो उसे कहता है कि डरो मत, मुझे बस आपकी सेफ्टी के लिए भेजा गया है। फिर लिवरो और पो कुछ देर बातें करते हैं, जहां लिवरो उसे अपने परिवार के बारे में बताता है। इतने में जॉन और टियागो ओस्मार की बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाते हैं, जिसके बाद टियागो ओस्मार को कॉल लगाता है और कहता है कि काम पूरा हो गया। ओस्मार को लगता है कि टियागो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके आदमियों ने उसे बताया था कि टियागो पकड़ लिया गया है। लेकिन तभी टियागो कैमरा के सामने वो फोटो दिखाता है जिसमें जॉन और पो मरे पड़े थे। अब ओस्मार को यकीन हो जाता है कि टियागो सच बोल रहा है, जिसके बाद वो टियागो से कहता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर तुम्हें एक मोबाइल की दुकान मिलेगी, वहां जाओ और बाईं तरफ का सबसे अंदर वाला फोन लेना। फिर 1 घंटे के अंदर तुम्हें उस फोन पर कॉल आएगी और तुम्हें तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे। फिर इतना कहकर ओस्मार फोन काट देता है। तभी टियागो जॉन से कहता है कि हमें अब चलना चाहिए, लेकिन जॉन तो ओस्मार को पकड़ना चाहता था, इसलिए वो दोनों बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। टियागो को देखकर ओस्मार के आदमी गोली नहीं चलाते, लेकिन तभी टियागो चालाकी से जॉन को ही मारने की कोशिश करता है, जिसके कारण जॉन गुस्से में बटन दबा देता है और बम फट जाता है। लेकिन ओस्मार के आदमी ये सब देख लेते हैं, इसलिए जॉन जैसे तैसे वहां से भाग जाता है और उस दुकान में चला जाता है जहां से फोन लेने के लिए कहा गया था। अगले सीन में हम पो को देखते हैं, जिसका बाहर घूमने का मन कर रहा था।
फिर लिवरो उसे कुछ देर के लिए घुमाने ले जाता है। लिवरो पो को उस बुक स्टोर में लेकर आता है जहां वो अपनी दादी के साथ आया करता था, लेकिन तभी वहां पर डूडा का सबसे खास शूटर वीको आ जाता है और पो को पकड़ लेता है। दरअसल वीको को पता चल गया था कि बेटो ने पो की सुरक्षा का काम लिवरो को दिया है और इसीलिए वो जानबूझकर पो को पकड़ लेता है और लिवरो को उकसाता है। फिर लिवरो गुस्से में आकर वीको की तरफ बंदूक तान देता है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, जिसके बाद वीको उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर वीको लिवरो से कहता है कि मैं यहाँ पो को नुकसान पहुंचाने नहीं आया, लेकिन तुम्हें एक मर्द बनना होगा ताकि तुम सच में किसी की रक्षा कर सको। फिर इतना कहकर वीको अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। तभी पो जॉन को कॉल लगाती है और बताती है कि कुछ गुंडे मुझे मारने आए थे। जॉन पो की बात सुनकर घबरा जाता है और जल्दी से स्टोर में जाकर वो मोबाइल उठा लेता है जो ओसमार ने बताया था और फिर वहां से चला जाता है। लेकिन जल्दबाजी में जॉन की जेब से वैलेरी का कार्ड गिर जाता है। तभी कुछ देर बाद उस फोन पर ओसमार की कॉल आती है कि तुम्हारी गाड़ी बहुत सुंदर लग रही है। यानी कि ओसमार के लोग छुपकर जॉन पर नजर रखे हुए थे। फिर जॉन तुरंत घर जाने के लिए निकल जाता है क्योंकि उसे पो की बहुत चिंता हो रही थी। ओसमार और उसके लोग भी उस फोन को ट्रेस करते हुए एक बेसमेंट में आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वो फोन कूड़ेदान के अंदर पड़ा मिलता है क्योंकि जॉन को पहले ही अंदाजा हो गया था कि वो लोग उस फोन को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ओसमार एक बार फिर से एक कदम पीछे रह जाता है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो कुछ भी करके उस लड़की को पकड़ कर रहेगा। इधर लिवरो के वापस जाने का समय हो गया था, लेकिन पो उससे कहती है कि जब तक जॉन नहीं आ जाता है तुम यहीं रुक जाओ, और लिवरो पो की बात मान लेता है। फिर दोनों ही कुछ देर एक साथ बातें करते हैं। इधर ओसमार के आदमियों को वैलेरी का कार्ड मिल जाता है जो कि जॉन की पॉकेट से गिर गया था। फिर वो लोग जबरदस्ती वैलेरी की टैक्सी में घुस जाते हैं और उसके सिर पर बंदूक रखकर कहते हैं कि हमें जॉन क्रीसी के पास ले चलो। वैलेरी उनसे झूठ बोल देती है कि मैं किसी जॉन क्रीसी को नहीं जानती, लेकिन तभी ओसमार का एक आदमी धमकी देता है कि अगर हमें जॉन और वो लड़की नहीं मिली तो तुम्हारा खेल खत्म। अब वैलेरी उस आदमी की बात सुनकर घबरा जाती है, जिसके बाद उसे मजबूरन उनकी बात माननी पड़ती है। इधर पो को जॉन की बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि काफी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक जॉन घर नहीं आया। तभी हम ओसमार को देखते हैं जो अपने बेटे माटेउस से बातें कर रहा था। फिर ओसमार माटेउस को सुलाकर वहां से चला जाता है, लेकिन तभी एक शख्स माटेउस के सामने आ जाता है और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जॉन था। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 4th एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जॉन माटेउस को नींद से जगा देता है और कहता है कि तुम्हारे घर में कोई घुस आया है, इसलिए तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। माटेउस जॉन की बात मान लेता है और वो जॉन को पैनिक रूम ले जाता है जहां से पूरे घर पर नजर रखी जा सकती है। फिर जॉन जानबूझकर सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है ताकि ओसमार को पता चल जाए कि घर में कोई घुस आया है। फिर ओसमार और उसकी बीवी दौड़कर पैनिक रूम में आते हैं और देखते हैं जॉन माटेउस पर बंदूक ताने खड़ा था। वो ओसमार से कहता है कि एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना ये गोली तुम्हारे बेटे के आर पार हो जाएगी। अब ओसमार जॉन की बात मानने के लिए मजबूर हो जाता है। फिर जॉन ओसमार और उसकी बीवी को बांध देता है और माटेउस को अंदर वाले रूम में बंद कर देता है ताकि जॉन खुलकर उन दोनों से बात कर सके। इधर वैलेरी उन दोनों आदमियों को अपने भाई के अड्डे पर ले आती है जहां पो भी मौजूद थी, लेकिन वैलेरी दिमाग लगाकर एक बच्चे को इशारा कर देती है, जिसके बाद वो बच्चा बेटो के सभी आदमियों को बता देता है कि गड़बड़ हुई है, मदद करनी पड़ेगी। पो भी समझ जाती है कि वो गुंडे उसे लेने आ गए हैं, जिसके बाद वो घबराकर वहां से भाग जाती है। लेकिन पो शायद ये बात भूल गई थी कि वैलेरी का भाई और उसके साथी बहुत ही पावरफुल हैं। तभी डूडा जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग गलत जगह आ गए हो, लेकिन वो आदमी कहता है कि हम लोग किसी को मारने नहीं आए, हमें सिर्फ वो अमेरिकन लड़की चाहिए जो यहाँ छुपी हुई है। तभी वीको अपने एक आदमी को इशारा करता है और वो आदमी जोर से सीटी बजा देता है। फिर जैसे ही उन दोनों का ध्यान भटकता है, वीको उनमें से एक को शूट कर देता है। तभी वैलेरी भी मौका मिलते ही वहां से भाग जाती है और वो दूसरा आदमी भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। फिर डूडा अपने लोगों से कहता है जाओ जाकर उसे ढूंढो और जहां दिखे वहीं गोली मार देना। दूसरी तरफ लिवरो पो को रोकने की कोशिश कर रहा था क्योंकि पो बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन तभी वो दूसरा आदमी जो बचकर भाग निकला था उसे पो मिल जाती है, जिसके बाद वो लिवरो और पो दोनों को बंदी बना लेता है। दूसरी तरफ जॉन ओसमार से सच बताने के लिए कहता है, जिसके बाद ओसमार उसे बताता है कि मेरा असली नाम गैब्रियल है और मैंने इमैनुअल फराज के कहने पर उस बम ब्लास्ट को अंजाम दिया था
जॉन फराज का नाम सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि फराज एक कैदी है जो जेल में बंद है। फिर ओस्मार जॉन को बताता है कि जेल तो फराज का घर है और अपने घर के अंदर पहुंचते ही वो और भी खूंखार हो जाता है। फिर ओस्मार जॉन को एक डिजिटल फाइल के बारे में बताता है जिसमें उस बम ब्लास्ट की सारी डिटेल्स थी। तभी जॉन वो फाइल खोलकर देखता है और उसे पता चलता है कि उस फाइल के मुताबिक ब्लास्ट से पहले सबसे ज्यादा कॉल्स फेडरिको लोपेज को किए गए थे। फिर जॉन ओस्मार से पूछता है कि ये फेडरिको कौन है। ओस्मार बताता है कि फेडरिको ही वो शख्स है जिसने इतना पावरफुल बम बनाया था और मैंने उसी के साथ मिलकर इस मिशन को अंजाम दिया था। फिर जॉन ओस्मार को वो सारे नाम बताने के लिए कहता है जो उस मिशन में शामिल थे, लेकिन ओस्मार झूठ बोल देता है कि इस मिशन को सिर्फ हम दोनों ने ही अंजाम दिया है। अब जॉन को गुस्सा आ जाता है जिसके बाद वो ओस्मार की एक उंगली काटकर अलग कर देता है और उसे धमकी देता है कि अगर सच नहीं बोला तो अगली उंगली तेरे बेटे की होगी। ओस्मार दर्द से तड़प रहा था जिसके बाद वो सारे नाम बता देता है जो लोग उस बम ब्लास्ट में शामिल थे। सारे नाम सुनने के बाद जॉन 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है और फिर कहता है कि शायद एक नाम रह गया। फिर ओस्मार चिल्लाते हुए जॉन से कहता है कि मैंने सारे नाम बता दिए हैं, लेकिन तभी जॉन कहता है कि वो बाइक राइडर कौन था जिसे पो ने देखा था। ओस्मार जॉन को बहुत समझाता है कि मैं उसे नहीं जानता, वो फराज का आदमी था, लेकिन जॉन नहीं मानता और गुस्से में ओस्मार के बेटे के पास चला जाता है। ओस्मार और उसकी बीवी बार बार चिल्लाते हैं कि उसे कुछ मत करना। खैर जॉन तो वैसे भी माटेउस को कुछ नहीं करने वाला था। वो माटेउस के कान में धीरे से कहता है कि अब तुम्हें जोर से चिल्लाने का नाटक करना है, जिसके बाद जॉन वापस से बाहर आ जाता है और ओस्मार की कटी हुई उंगली उसी के हाथ पर रख देता है, जिसको देखकर ओस्मार को लगता है कि जॉन ने उसके बेटे की भी उंगली काट दी। अब जॉन ओस्मार को धमकी देता है कि अगर जल्दी सच नहीं बोला तो तुम्हारे बेटे को मार दूंगा, लेकिन फिर भी ओस्मार यही कहता है कि मैं उस बाइक राइडर को नहीं जानता। ओस्मार जॉन को बताता है कि फराज अपने एक आदमी के बारे में दूसरे को कभी नहीं बताता, जिसे जो भी काम दिया जाता है वो काम दिए गए वक्त पर खत्म हो जाना चाहिए, वरना आदमी बदल दिया जाता है। अब मैं भी इस मिशन का हेड नहीं रहा क्योंकि मैं उस लड़की को पकड़ने में नाकाम रहा था, इसीलिए फराज ने ये काम किसी और को सौंप दिया। तभी ओस्मार के पास एक फोन कॉल आती है जिसमें पो बोल रही थी। पो जॉन से कहती है कि एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया और उसके पास बंदूक भी है। अब जॉन फंस जाता है क्योंकि अगर उसने ओस्मार को कुछ किया तो ओस्मार का आदमी पो को मार देगा। तभी अचानक से जॉन की आंखों के सामने वही दृश्य आने लगते हैं जब उसके दोस्त मारे गए थे। उनकी आवाज जॉन के कानों में गूंजने लगती है और तभी जॉन लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। अब ओस्मार को बचने का मौका मिल गया था, जिसके बाद वो बेटे माटेउस से कहता है कि अगर तुम अपनी कुर्सी सरका सकते हो तो बाहर आ जाओ और सामने लगे बटन को जोर से दबाओ। माटेउस ओस्मार की बात मानकर ठीक ऐसा ही करता है, लेकिन वो बटन दबा पाता इससे पहले ही जॉन उठ जाता है और उसे रोक देता है। अब जॉन माटेउस की कुर्सी खींचकर उसे फिर से अंदर भेज देता है और आगे की पूछताछ शुरू करता है। अगले सीन में हम टैपन को देखते हैं जो जॉन को लेकर बहुत परेशान हो रहा था। टैपन को समझ नहीं आ रहा था कि जॉन आखिर चला कहां गया है, जिसके बाद वो अपने सोर्सेज की मदद से जॉन के बारे में पता करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वीको और उसके साथी बहुत दूर से उस आदमी को टारगेट कर रहे थे, लेकिन वीको बहुत घबरा रहा था क्योंकि अगर गलती से गोली पो को लग गई तो खेल खत्म। फिर वीको जानबूझकर उस आदमी को डराने के लिए आसपास गोली चलाता है, लेकिन इसी दौरान एक गोली दीवार से टकराकर लिवरो के हाथ पर लग जाती है। अब वैलेरी ये सब ड्रामा बंद करने के लिए कहती है और सीधा जॉन को फोन लगाती है। वैलेरी को पता था कि गोलीबारी से दोनों तरफ नुकसान होगा और पो और लिवरो भी मारे जाएंगे, इसलिए वो जॉन से कहती है कि हमें आदमियों को एक्सचेंज कर लेना चाहिए। जॉन को भी यही सही लगता है, इसलिए अगली सुबह जॉन और ओस्मार के आदमी बंदियों को लेकर लोकेशन पर आ जाते हैं। अब एक तरफ जॉन ओस्मार और उसके परिवार को जाने देता है और वहीं दूसरी तरफ ओस्मार का आदमी लिवरो और पो को जाने देता है। पो जॉन को देखते ही उसे गले से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी जॉन पो को हिम्मत देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशान मत हो। फिर जॉन पो को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब जॉन को बम ब्लास्ट की सारी सच्चाई पता चल गई थी, जिसके बाद पुलिस ओस्मार के सभी आदमियों को पकड़ लेती है, लेकिन ओस्मार अपने घर पर मरा हुआ मिलता है क्योंकि उसने खुद को ही गोली मार ली थी। फिर जॉन पो को लेकर एक सुरक्षित जगह पर जाने के बारे में तय करता है। वो जॉन से पूछती है कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया है
तो हम भाग क्यों रहे हैं? जॉन कहता है कि उस बाइक राइडर को फराज के अलावा सिर्फ एक शख्स पहचान सकता है और वो हो तुम, जिसका मतलब तुम्हारी जान अभी भी खतरे में है। फिर जॉन, वैलेरी, उसकी बेटी और पो वैलेरी की टैक्सी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। तभी हम टैपन को देखते हैं जो किसी से फोन पर बात कर रहा था। टैपन उस शख्स से कहता है कि मैं एयरपोर्ट पर हूं और बहुत जल्द वहां पहुंच जाऊंगा। फिर वो शख्स और आदमियों को भेजने की बात करता है, लेकिन टैपन कहता है कि जिसे भी भेजोगे जॉन क्रीसी उसे आराम से चकमा दे देगा, इसलिए उन दोनों को मैं खुद मारूंगा। यानी कि टैपन भी बम ब्लास्ट में शामिल था और वो जानबूझकर पो को देश से बाहर भेज रहा था ताकि वो रास्ते में ही उसे खत्म करवा सके। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं जॉन अपने एक दोस्त इवान को कॉल करता है और उससे हेल्प मांगता है। दरअसल जॉन को ढेर सारी फेक आईडीज चाहिए थी ताकि वो अलग अलग होटल्स में जाकर अपने दुश्मनों को भटका सके। फिर इवान जॉन से कहता है कि क्या तुमने इतने छोटे से काम के लिए मुझे याद किया? फिर जॉन कहता है ये तो बस आधा काम है, तुम्हारा असली काम तो ब्राजील की उस जेल में घुसना है जिसमें यहाँ का सबसे बड़ा आतंकवादी कैद है। अब इवान जॉन की बात अच्छे से समझ जाता है, जिसके बाद वो जॉन के लिए ढेर सारी फेक आईडीज का बंदोबस्त कर देता है। फिर जॉन अलग अलग होटल्स में जाकर वहां से चेकआउट करता है और जाते वक्त होटल के स्टाफ से कहकर जाता है कि अगर कोई मेरे बारे में पूछने के लिए आए तो कुछ मत बताना। तभी रात के वक्त जॉन और वैलेरी आगे के प्लान के बारे में बात करते हैं। वैलेरी की बेटी तारा ब्राजील छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जॉन उसको समझाता है कि तुम्हारा यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है। फिर जॉन उन तीनों को पुर्तगाल भेजने के बारे में तय करता है, जहाँ कोई भी उनको ढूंढ नहीं पाएगा। तभी पो जॉन से पूछती है कि तुम्हारा क्या, तुम कहाँ जाओगे? फिर जॉन कहता है कि मैं यहीं पर रुककर इमैनुअल फ्राज के बारे में पता लगाऊंगा। तभी कुछ देर बाद जॉन को एक होटल से फोन आता है और उसे पता चलता है कि कोई उसको ढूंढते हुए होटल में आया था। ये बात सुनकर जॉन घबरा जाता है और वैलेरी से कहता है कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। फिर जॉन पो के पास आकर उससे कुछ देर बात करती है। दरअसल पो जॉन के साथ ही रहना चाहती थी क्योंकि इस वक्त उसको फैमिली की जरूरत थी, लेकिन जॉन उसको समझाता है कि ऐसा नामुमकिन है। फिर दोनों ही बातें करते करते थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन उसी होटल में जाता है जहां से उसके पास फोन आया था। तभी थोड़ी देर बाद जॉन के पास फिर से एक कॉल आती है और कॉल पर एक लेडी बताती है कि आपको कोई ढूंढते हुए आया था और आपके लिए एक लेटर छोड़कर गया है जिस पर लिखा है टैपन। अब जॉन समझ जाता है कि टैपन उसको ढूंढ रहा है, जिसके बाद वो दुकान से एक नया फोन खरीदकर टैपन को कॉल करता है। टैपन जॉन से कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन जॉन उसकी हेल्प लेने से साफ साफ मना कर देता है और फोन काट देता है। फिर जॉन उस फोन के टुकड़े टुकड़े करके डस्टबिन में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। टैपन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने भी ठान लिया था कि वो किसी भी हाल में जॉन को ढूंढ कर रहेगा। अगले सीन में हम डूडा को देखते हैं जो काम पूरा हो जाने के बाद सभी को उनके हिस्से के पैसे दे रहा था, लेकिन बेटो को पैसे कम मिलते हैं क्योंकि लिवरो ने काम सही से नहीं किया और इसीलिए उसके हिस्से के पैसे विको को दे दिए जाते हैं। अब बेटो का दिमाग गर्म हो जाता है और वो लिवरो को मारने लगता है। फिर वैलेरी जैसे तैसे उन दोनों का झगड़ा शांत करती है और विको भी अपने सारे नोट बेटो के ऊपर उड़ा देता है और कहता है भाई से बढ़कर पैसे है ना तेरे लिए, ले रख ले। आज वैलेरी ने भी पहली बार बेटो को इतना गुस्से में देखा था। फिर वो विको से अकेले में बात करती है और पूछती है कि इन दोनों के बीच में क्या हुआ था। जवाब में विको उसको बताता है कि फेवेला लिवरो जैसे लोगों के लिए नहीं बना, लेकिन तुम्हारा भाई बेटो जबरदस्ती उसको इस काम में घसीट रहा है। अब वैलेरी को भी सारी बात समझ में आ जाती है, जिसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर वो विको को अपने घर पर लेकर जाती है और उसको पो से मिलवाती है। तभी जॉन भी वहां पर आ जाता है और विको को मारने लगता है, लेकिन वैलेरी जॉन को शांत करती है और समझाती है कि विको हमारी हेल्प कर सकता है। दरअसल विको उस जेल में ड्रग सप्लाई करता था जहां पर फ्राज को रखा गया है और विको अपने सोर्सेस की हेल्प से जॉन को भी उस जेल में पहुंचा सकता है। अब सारी बात सुनने के बाद जॉन को वैलेरी की बात सही लगती है, जिसके बाद वो विको की हेल्प लेने के लिए मान जाता है। अब जॉन और पो अपना सामान पैक करते हैं क्योंकि कल सुबह उनको यहाँ से निकलना है। पो जॉन को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसको जॉन में अपने डैड नजर आते हैं, लेकिन जॉन चाहकर भी उसको अपने पास नहीं रख सकता था। अब सामान पैक करने के बाद ये दोनों आखिरी बार एक दूसरे को देख रहे थे
थे क्योंकि शायद ये दोनों आज के बाद कभी भी मिल नहीं पाएंगे। इसलिए पो भी आज रात खुलकर एंजॉय करना चाहती थी। फिर वो जॉन से कहती है कि क्या आप मुझे सेल्फ डिफेंस सिखा सकते हो। फिर जॉन पो और बाकी सभी को सेल्फ डिफेंस सिखाता है। आज 4 साल बाद जॉन के चेहरे पर ऐसी खुशी दिखी थी, लेकिन अब ये खुशी कब तक रहेगी कोई नहीं जानता। फिर अगली सुबह जॉन और वेलेरी जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तब तक विको कुछ जरूरी काम पूरा करने के लिए चला जाता है और ये जरूरी काम था बेटो के घर से पैसे चुराना। फिर वो अपने एक आदमी को भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी तो आधे रास्ते से ही वापस चला जाता है क्योंकि उसको बहुत डर लग रहा था। फिर विको अकेला ही बेटो के कमरे में जाता है और धीरे से उसकी पैंट की पॉकेट से लॉकर की चाबी निकाल लेता है। इतने में बेटो भी जाग जाता है, जिसके बाद विको बेड के नीचे छुप जाता है और बेटो को मैसेज करता है कि तेरी चाबी और पैसे दोनों गए। अब बेटो को लगता है कि विको पैसे लेकर भाग गया, जिसके बाद वो विको को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी विको लॉकर खोलकर सारे पैसे निकाल लेता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है। अगले सीन में हम टैपन को देखते हैं जो अलग अलग होटल्स में जाकर पूछताछ कर रहा था, लेकिन उन होटल्स में उसको कोई भी कुछ नहीं बताता। फिर गुस्से में आकर टैपन स्टाफ को धमकी देता है कि अगर तुमने इस आदमी के बारे में नहीं बताया तो मैं पूरा होटल बंद करवा दूंगा। अब होटल स्टाफ टैपन को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद टैपन सीधा जॉन के घर जाने के लिए निकल पड़ता है जहां वो और पो छुपे हुए थे। दूसरी तरफ विको भी वापस घर आ जाता है और लिवरो को कुछ पैसे देता है ताकि उसको सफर में दिक्कत ना हो। लिवरो विको का शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद वो सभी जाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर जब पो और जॉन बाहर आते हैं तो पो को याद आता है कि वो एक जरूरी चीज भूल गई है, इसलिए वो और जॉन फिर से अंदर चले जाते हैं। दरअसल ये जरूरी चीज थी पो का लकी कॉइन, जिसको वो हमेशा ही अपने पास रखती है। फिर पो वो कॉइन जॉन को दे देती है और कहती है कि मैं ये कॉइन इसलिए आपको दे रही हूँ क्योंकि बाद में मुझे ये वापस चाहिए। अब जॉन पो की बात सुनकर थोड़ा भावुक हो जाता है, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि टैपन यहाँ पर पहुंच चुका है। फिर जब जॉन और पो लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं तो टैपन ऊपर आ जाता है, लेकिन वो जॉन को देख नहीं पाता। फिर जॉन पो को वेलेरी और इवान के साथ भेज देता है और खुद विको के साथ गाड़ी में बैठकर जेल चला जाता है जहाँ पर इमैनुअल फ्राज को रखा गया था। जॉन जेल स्टाफ के कपड़े पहनकर बाकी लोगों के साथ अंदर चला जाता है, लेकिन विको जॉन को पहले ही आगाह कर देता है कि अगर अंदर कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जॉन विको की बात सुनकर बिल्कुल भी नहीं घबराता और अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ टैपन बिल्डिंग का कैमरा चेक कर रहा था जहां वो जॉन और पो को जाते हुए देख लेता है, लेकिन तभी टैपन की नजर जॉन के कपड़े पर पड़ती है जिस पर पुलिसिया पैनल लिखा हुआ था। अब ये सब देखकर टैपन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसको अंदाजा हो गया था कि जॉन फ्राज के पास जा रहा है। फिर टैपन तुरंत ही अपने साथी को कॉल करता है और ऑर्डर देता है कि जल्दी से लॉकडाउन करवाओ क्योंकि जॉन क्रीसी फ्राज के पास जा रहा है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6th एपिसोड में हम देखते हैं जेल के अंदर लॉकडाउन लगा दिया जाता है और हर तरफ सिक्योरिटी अलार्म बजने लगते हैं, लेकिन जॉन जेल के अंदर घुस चुका था जहां विको का आदमी जॉन को ट्रॉली के अंदर छुपा देता है ताकि कोई भी उसको देख ना पाए। फिर जॉन मौका मिलते ही फ्राज की सेल की तरफ बढ़ने लगता है और फिर फ्राज को बाहर निकालने के लिए जॉन कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जॉन एक वायर की हेल्प से हर एक सेल के बाहर बॉम्ब फिट कर देता है जो बटन दबाते ही लाइन से फटने लगते हैं और सभी सेल्स के लॉक टूट जाते हैं। अब कैदी बाहर निकलने के लिए भागते हैं, जिसके चलते जेल में अफड़ा तफड़ी मच जाती है और इसी का फायदा उठाकर जॉन फ्राज तक पहुंच जाता है। फिर वो बॉम्ब की हेल्प से फ्राज की सेल का भी लॉक तोड़ देता है और फिर फ्राज के हाथ और मुंह बांधकर उसको वहां से ले जाता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक अकेला आदमी जेल में घुसकर देश के सबसे बड़े आतंकवादी को अपने साथ ले जाएगा। फिर वो टनल से होकर फ्राज को एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है, जिसके बाद वो फराज से सच उगलवाना शुरू कर देता है। जॉन को कोई अंदाजा भी नहीं था कि इस पूरे किस्से में फ्राज खुद भी एक मोहरा है। तभी जॉन उससे एक सवाल पूछता है कि इस ब्लास्ट में कौन कौन शामिल थे और वो मोटरसाइकिल वाला आदमी कौन था, लेकिन तभी फ्राज जॉन को बताता है कि मैं खुद भी ब्लास्ट में एक मोहरा हूँ। फ्राज की बात सुनकर जॉन के होश उड़ जाते हैं और उसको लगता है कि फ्राज झूठ बोल रहा है, लेकिन तभी फ्राज जॉन से पूछता है कि तुम बताओ इस ब्लास्ट में सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला था। फ्राज का सवाल सुनते ही जॉन
के सामने प्रेसिडेंट कार्मो और साउरेज का चेहरा आ जाता है क्योंकि चुनाव नजदीक है और ये ब्लास्ट इलेक्शंस में तख्ता पलट देगा। फिर फराज जॉन को कहता है कि तुम्हें मुझ तक पहुंचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि ऐसा करने पर अब तुम भी फंस गए। दरअसल रेबर्न की बिल्डिंग में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें फराज का पार्टनर कोई और नहीं बल्कि जॉन क्रीसी था और ये खबर हर जगह फैल जाती है क्योंकि कार्मो और साउरेज ने जॉन क्रीसी बनकर फराज से बात की थी। लेकिन जॉन को तो ये सारी कहानी झूठी लगती है क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन है। तभी फराज उसको कहता है कि साउरेज ने तुम्हें अपनी गन दी थी और ये बात मुझे खुद उसने बताई है, वो भी जॉन क्रीसी बनकर। अब जॉन को यकीन हो जाता है कि फराज झूठ नहीं बोल रहा। फिर फराज जॉन को बताता है कि मैं तो खुद ही उनकी बात मानने के लिए मजबूर हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे परिवार को पकड़ रखा है, लेकिन मेरे पास साउरेज और कार्मो की कॉल रिकॉर्डिंग भी है जो कि एक फोल्डर में सेव है। उस कॉल रिकॉर्डिंग से ये बात साबित हो जाएगी कि मैं सच बोल रहा हूँ। अब जॉन को ना चाहते हुए भी फराज पर यकीन करना पड़ता है क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं जब पो और बाकी के सभी लोग जॉन को टीवी पर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि जॉन को एक आतंकवादी घोषित कर दिया गया है और अकेले जॉन नहीं बल्कि उनके साथ पो, लिवरो और वेलेरी भी फंस गए थे। फिर वेलेरी इवान से पूछती है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। फिर इवान कहता है कि फिलहाल हमें जॉन की कॉल का इंतजार करना चाहिए, लेकिन जॉन को तो खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी फराज जॉन से कहता है कि CIA कोप्स के पास तो हर एक मुसीबत का हल होता है, तो तुम्हारे पास क्यों नहीं है। अब जॉन फराज की ये बात सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि तुम्हें CIA के बारे में कैसे पता चला। फिर फराज उसको बताता है कि एक CIA एजेंट भी इस ब्लास्ट में शामिल था और उसका नाम है टैपन। अब फराज की बात सुनकर जॉन के होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से में फराज का गला पकड़ लेता है और कहता है कि टैपन मेरे और रेबर्न दोनों के साथ काम कर चुका है। फिर फराज उसको बताता है कि रेबर्न की बिल्डिंग कभी निशाने पर थी ही नहीं, कार्मो को बस एक ब्लास्ट करवाना था जो वो कहीं पर भी करवा सकता था। लेकिन जब रेबर्न ने उसको ये बताया कि उसके पास कोई सुराग है तो टैपन डर गया और उसने तय कर लिया कि रेबर्न और तुम्हें दोनों को ही खत्म कर देगा। अब जॉन के दिमाग में सारी बातें क्लियर हो जाती है, जिसके बाद वो इवान के पास फोन लगाता है और कहता है जल्दी से पो को फोन दो। इस समय इवान भी जॉन से कई सारे सवाल पूछना चाहता था जो उन सभी के ही मन में चल रहे थे, लेकिन जॉन इवान से बस इतना ही कहता है कि जल्दी से पो से बात करवाओ। फिर इवान पो को फोन दे देता है, जिसके बाद जॉन उसको कहता है कि जल्दी से इंटरनेट पर टैपन सर्च करो। अब पो ठीक ऐसा ही करती है, लेकिन टैपन का चेहरा देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि टैपन वही बाइक राइडर था जिसको पो ने उस रात देखा था। फिर पो चिल्लाते हुए जॉन से कहती है कि ये तो वही मोटरसाइकिल वाला आदमी है जिसको मैंने उस रात देखा था। अब ये बात सुनकर जॉन के भी होश उड़ जाते हैं। इतने में साउरेज भी जॉन को ढूंढते हुए उसी जगह पर आ जाता है जहां पर जॉन और फराज छुपे हुए थे, लेकिन तभी जॉन बटन दबाकर एक बम विस्फोट कर देता है जिसके कारण साउरेज और उसके लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं। तभी जॉन वेलेरी और इवान के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जिसके मुताबिक उनमें से कोई 3 लोग बॉम्ब स्क्वाड वाले बनकर उस जेल के अंदर जाएंगे और जॉन और फराज को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन अब सोचने वाली बात यह थी कि वो 3 लोग कौन होंगे। तभी लिवरो वेलेरी से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन अभी भी इनके पास एक आदमी कम था। जिसके बाद वेलेरी विको से हेल्प मांगने के बारे में सोचती है। फिर लिवरो खुद विको के पास कॉल करता है और कहता है हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। इस समय विको अपनी गाड़ी के अंदर छुपा हुआ था क्योंकि जेल में हर तरफ सिक्योरिटी लगी हुई है, लेकिन फिर भी वो लिवरो की बात मान जाता है। फिर वेलेरी इवान को आगे का प्लान समझाती है और फिर वो लिवरो को साथ लेकर ट्रक में बैठकर जेल पहुंच जाती है। इस समय विको भी जेल के अंदर ही फंसा हुआ था और सिक्योरिटी वाले बिना जांच पड़ताल के ट्रक को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है इवान की। इवान अपने एक आदमी के साथ हेलीकॉप्टर पर बैठकर वहां पर आता है और जेल के चारों तरफ फायरिंग करने लगता है ताकि वेलेरी को अंदर जाने का मौका मिल जाए। फायरिंग होते ही जेल में भगदड़ मच जाती है, जिसका फायदा उठाकर विको भी जल्दी से लिवरो की गाड़ी में आ जाता है और फिर वो लोग बॉम्ब स्क्वाड टीम बनकर जेल के अंदर घुस जाते हैं। तभी वेलेरी लिवरो को गाड़ी में ही रुकने के लिए कहती है क्योंकि एक आदमी को बाहर भी होना चाहिए, लेकिन लिवरो को तो घबराहट होने लगती है। फिर विको उसको समझाता है कि अगर कोई भी तुमसे कोई भी पूछताछ करे तो तुम पूरी हिम्मत के साथ जवाब देना,
जैसे तुम सच में बॉम्ब स्क्वाड टीम के एक मेंबर हो और यहाँ पर बॉम्ब ढूंढने के लिए आए हो। फिर वेलेरी और विको दोनों अंदर चले जाते हैं ताकि जॉन को ढूंढ सके। दूसरी तरफ टैपन भी अपने आदमियों के साथ विला में पहुंच जाता है जहां पो और वेलेरी की बेटी एना थे। पो को टैपन और उसके आदमी दिख जाते हैं, जिसके बाद वो जल्दी से एना को लेकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ वेलेरी जॉन के पास पहुंचकर उसे और फराज को बॉम्ब स्क्वाड का सूट दे देती है ताकि उनको कोई भी पहचान ना पाए। फिर वो चारों बाहर निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी फराज अपने सेल के पास चला जाता है और कहता है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। फराज की बात सुनकर जॉन को गुस्सा आ जाता है। फिर वो फराज से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जवाब में फराज कहता है कि अगर मैं यहाँ से भाग गया तो कार्मो और उसके आदमी मेरे परिवार को मार डालेंगे। अब जॉन को भी फराज के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको तो बस वो रिकॉर्डिंग चाहिए थी। लेकिन तभी फराज सिर नीचे कर लेता है क्योंकि असल में कोई रिकॉर्डिंग थी ही नहीं, क्योंकि उसने वो रिकॉर्डिंग वाली बात झूठ बोली थी, क्योंकि अगर वो झूठ नहीं बोलता तो जॉन उसको मार डालता। फिर फराज की बात सुनकर जॉन के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद वो वेलेरी और लिवरो के साथ जेल से भाग जाता है। लेकिन जाने से पहले वो आधी से ज्यादा जेल को बॉम्ब से उड़ा देता है ताकि उसके वहां पर आने के सारे सबूत मिट जाएं। तभी कुछ देर बाद जेल के ऑफिसर्स फराज को पकड़ लेते हैं और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जॉन जब इवान से मिलता है तो पो और एना को देखकर पूछता है कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रही हैं। फिर इवान उसको सारी बात बता देता है कि कैसे टैपन और उसके साथी विला में घुस गए थे। फिर पो इमोशनल होकर जॉन के सीने से लगकर रोने लगती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर जॉन भी पो और बाकी सभी को जल्दी से गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। तभी वेलेरी जॉन से पूछती है कि अब हम आगे क्या करेंगे, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद कार्मो फराज को मार डालेगा और ऊपर से हमारे पास रिकॉर्डिंग भी नहीं है। फिर जॉन कहता है कि हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। और जॉन की इसी लाइन के साथ 6th एपिसोड का एंड हो जाता है। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। दोस्तों लास्ट एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि अब कहानी में वो मोड़ आएगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं जॉन, वेलेरी और उनके साथी आगे के प्लान के बारे में सोच रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वेलेरी को डर था कि शायद कार्मो टैपन को मार डालेगा क्योंकि टैपन उसके सारे राज जानता है, लेकिन तभी जॉन वेलेरी से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि टैपन ने कार्मो और सुआरेज के खिलाफ ढेर सारे सबूत इकट्ठा किए हैं और अगर उसे कुछ भी हो गया तो वो सारे सबूत खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे, इसलिए कार्मो टैपन को हाथ भी नहीं लगाएगा। अब जॉन को बस एक ही चीज चाहिए थी और वो है सबूत, क्योंकि बिना सबूत के वो किसी पर भी आरोप नहीं लगा सकता। लेकिन तभी जॉन को ख्याल आता है कि अगर टैपन और सुआरेज का किस्सा खत्म कर दिया जाए तो सबूत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और कार्मो के सारे राज दुनिया के सामने आ जाएंगे। फिर जॉन और बाकी के सभी साथी मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसके मुताबिक वो लोग कुछ नकली टेप रिकॉर्डिंग तैयार करेंगे जिससे कार्मो और सुआरेज को यकीन हो जाए कि उनकी बातें सच में रिकॉर्ड हुई थी। लेकिन उस टेप के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि जहर होगा, ऐसा जहर जिसको छूते ही इंसान का सर चकराने लगता है लेकिन उसकी मौत नहीं होती। और फिर शुरू होगा असली मास्टर प्लान। फिर इवान जॉन के कहने पर ऐसी टेप बनवा देता है जिसके बाद जॉन और उसके साथी एक फ्लैट में जाते हैं और वहां जानबूझकर चोरी करते हैं। इस समय टीवी पर हर जगह जॉन और पो की ही खबरें आ रही थी, जिसके बाद बिल्डिंग में मौजूद एक आदमी पुलिस को खबर कर देता है कि जॉन क्रिसी यहीं पर है। अब जॉन के लिए दिक्कतें और बढ़ जाती है क्योंकि वो तो खुद चाहता था कि पुलिस को ये बात पता चले कि फ्लैट में चोरी हुई है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। फिर ऑफिसर्स को देखकर जॉन और उसके साथी तुरंत वहां से भागने लगते हैं। जॉन और इवान एक साथ भाग रहे थे, लेकिन तभी इवान के हाथ पर गोली लग जाती है। अब जॉन को एक बार फिर से वही 4 साल पहले का सीन दिखाई देने लगता है जब उसके दोस्त पर हमला हुआ था। फिर जॉन इवान से कहता है कि तुम जल्दी यहाँ से निकलो, मैं इनको संभाल लूंगा। फिर इवान बाकी लोगों के साथ वहां से भाग जाता है। तभी विको गाड़ी से कूद जाता है और कहता है कि मैं दोबारा वो गलती नहीं करूंगा। वेलेरी विको को मना करती है कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन विको पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर देता है। दूसरी तरफ जॉन भी उस ऑफिसर को मारकर गैराज से भाग जाता है और जैसे तैसे अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। फिर वो वेलेरी से पूछता है कि विको कहाँ है, लेकिन वेलेरी तो सिर
नीचे कर लेती है और कहती है कि वो चला गया। अब कोई नहीं जानता था कि ये भी जॉन का ही प्लान है। अब इससे जॉन का कैसे फायदा होगा ये हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ टैपन फराज से पूछताछ कर रहा था, लेकिन फराज सीधा सीधा बताने के बजाय बात को घुमाने लगता है और टैपन को उलझाए रखता है। लेकिन तभी वहां पर सुआरेज आता है और फराज के सिर पर गोली मार देता है। फिर टैपन चिल्लाते हुए सुआरेज से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं इससे जानकारी उगलवा रहा था। लेकिन तभी सुआरेज उसको बताता है कि फराज जानबूझकर तुम्हें उलझाए हुए था ताकि तुम्हारा समय बर्बाद हो। और दूसरी तरफ एफआरपी वाले फराज के परिवार को छुड़ा कर ले गए। दरअसल ये प्लान भी जॉन का ही था। उसने पहले ही सोच लिया था कि फराज की फैमिली को कैसे भी करके छुड़वाना है। दोस्तों, जॉन क्रीसी एक बार कुछ ठान ले तो फिर उसको रोक पाना नामुमकिन है। तभी कुछ देर बाद सुआरेज टैपन को फ्लैट की तस्वीरें दिखाता है और बताता है कि जॉन आज सुबह इस फ्लैट में गया था, लेकिन अब उसने वहां से क्या चुराया ये कोई नहीं जानता। अगले सीन में हम पो को देखते हैं जो अपने परिवार की तस्वीरें देखने के बाद बहुत दुखी हो जाती है। दरअसल रेबर ने उसकी फैमिली की कुछ तस्वीरें एक फोल्डर में लॉक कर दी थी और पो ने उस फोल्डर का पासवर्ड ढूंढ निकाला था, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर जॉन पो को समझाता है कि तुम दुखी मत हो, मैं हर कदम तुम्हारे ही साथ हूँ। फिर कुछ देर बाद जॉन प्रेसिडेंट कार्मो को फोन करता है और कहता है मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। फिर कार्मो जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जॉन उसको कहता है कि मुझे आपके सुआरेज और टैपन के सारे सबूत मिल गए हैं। अब बहुत जल्द आपके सारे राज दुनिया के सामने होंगे। जॉन की बात सुनकर कार्मो गुस्से में फोन तोड़ देता है। अब उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि जॉन के हाथ में ऐसा कौन सा सबूत लग गया। फिर सुआरेज और टैपन विको का गला पकड़ लेते हैं। विको उनको बताता है कि मैं खुद जॉन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो लोग कोई टेप रिकॉर्डिंग लेने के लिए गए थे जिसमें फराज और प्रेसिडेंट कार्मो की बातें रिकॉर्ड है। विको की बात सुनकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। फिर सुआरेज विको से पूछता है कि फिलहाल वो रिकॉर्डिंग कहां पर मिलेगी। फिर विको सुआरेज को लोकेशन बता देता है जहां पर वो रिकॉर्डिंग रखी हुई है। तभी सुआरेज टैपन को साथ लेकर खुद उस रिकॉर्डिंग को लेने के लिए चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो लोग टेप प्ले करते हैं तो उसके अंदर प्रेसिडेंट कार्मो की नहीं बल्कि जॉन की आवाज थी। फिर जॉन उन दोनों को कहता है कि क्या तुम मेरी जगह किसी और की आवाज सुनना चाहते थे, लेकिन दुख की बात यह है कि अब तुम लोग कभी भी किसी की भी आवाज नहीं सुन पाओगे, क्योंकि आधे घंटे के अंदर तुम दोनों की मौत होने वाली है। जॉन की बात सुनकर सुआरेज और टैपन समझ जाते हैं कि जरूर उस टेप रिकॉर्डिंग के ऊपर कोई केमिकल लगा हुआ है। तभी देखते ही देखते दोनों का सिर चकराने लगता है, जिसके बाद टैपन जल्दी से अपने लिए एम्बुलेंस बुलवाता है और फिर ऑफिसर्स आकर पूरी सुरक्षा के साथ उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसी दौरान विको भी वहां से भाग निकलता है और अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। अब शुरू होता है असली खेल, क्योंकि हॉस्पिटल में पहले से ही जॉन और उसके साथी मौजूद थे। फिर वो सभी डॉक्टर के कपड़े पहनकर हॉस्पिटल में घुस जाते हैं और टैपन के आने का इंतजार करते हैं। अब टैपन को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था, लेकिन तभी पो अपना मास्क हटा देती है और टैपन से कहती है कि तू ऐसी ही मौत मरेगा। फिर टैपन जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि उसको पकड़ो, लेकिन पो तेजी से वहां से भाग निकलती है। तभी इवान पो को सुरक्षित तरीके से अपनी ट्रॉली में छुपा लेता है और जॉन से कहता है कि तुम परेशान मत हो, पो मेरे पास है। अब सुआरेज और टैपन भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस केमिकल का असर अब खत्म हो चुका था। जॉन चाहता तो टैपन को असली जहर से भी मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो उन दोनों का सच दुनिया के सामने लाना चाहता था, वो भी उनके जिंदा रहते। तभी जब इवान और पो भाग रहे थे तो सभी ऑफिसर्स उनको रोक लेते हैं और उनके ऊपर बंदूक तान देते हैं। अब उन दोनों के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था, लेकिन तभी वैलेरी, लिब्रो और विको वहां पर आ जाते हैं और उन ऑफिसर्स को मार डालते हैं। दूसरी तरफ टैपन जॉन पर हमला कर देता है, लेकिन जॉन जैसे तैसे बच जाता है और टैपन को बहुत मारता है। जॉन ने जानबूझकर बाहर का दरवाजा बंद कर दिया था ताकि कोई और ऑफिसर अंदर न आ सके। फिर जॉन और टैपन के बीच में तगड़ी वाली फाइट होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पो और उनके बाकी के साथी बुरी तरह फंस जाते हैं, क्योंकि ऑफिसर्स ने उनको घेर लिया था और अब उनके पास ज्यादा गोलियां भी नहीं बची थी। फिर पो जॉन से कहती है कि आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, लेकिन जॉन का तो दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, क्योंकि उसको पो की बहुत चिंता होने लगती है। फिर जॉन जल्दी से टैपन को मार डालता है और तुरंत पो के पास चला जाता है। ऑफिसर्स धीरे धीरे पो और वैलेरी की तरफ बढ़ रहे थे,
लेकिन तभी जॉन एलपीजी की बोतल लेकर वहां पर आता है और उसमें आग लगाकर उन सभी ऑफिसर्स को जला देता है। फिर जॉन और उसके साथी फौरन वहां से भाग जाते हैं। जॉन और पो एक साथ भाग रहे थे, लेकिन तभी एक ऑफिसर पीछे से जॉन के हाथ पर गोली मार देता है, जिसके बाद जॉन पो से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन पो जॉन को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जॉन उसको समझाता है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम बस यहाँ से निकलो। जॉन उस ऑफिसर को मारने के बाद जब नीचे आता है तो देखता है कि सुआरेज ने पो को पकड़ रखा है। फिर सुआरेज चिल्लाते हुए जॉन से कहता है कि तुम अपनी गन नीचे फेंक दो। जॉन को भी मजबूरन सुआरेज की बात माननी पड़ती है, क्योंकि अगर उसने कोई चालाकी दिखाई तो सुआरेज पो को मार डालेगा। लेकिन तभी जॉन धीरे से पो को इशारा करता है कि मैंने जो सेल्फ डिफेंस सिखाया था उसका इस्तेमाल करो। अब पो को जॉन के सिखाए हुए मूव्स याद आ जाते हैं, जिसके बाद वो सुआरेज की कमर पर कोहनी मारकर खुद को छुड़ा लेती है। लेकिन तभी सुआरेज जॉन को गोली मार देता है। अब जॉन और सुआरेज के बीच में हाथापाई होने लगती है। जॉन अपनी आखिरी सांस तक सुआरेज से लड़ता है और उसको भी गोली मारकर खत्म कर देता है। फिर सुआरेज के मरते ही जॉन खुद भी जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि अब उसमें और हिम्मत नहीं बची थी। तभी पो तुरंत जॉन के पास आती है और कहती है कि आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जॉन गोली लगने के बाद भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसने पो को बचा लिया। फिर पो को देखते देखते जॉन की आंखें बंद हो जाती है। अगले सीन में हम वेलेरी को देखते हैं, जो टीवी पर न्यूज देख रही थी कि प्रेसिडेंट कार्मो को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज वेलेरी और उसकी बेटी बहुत खुश थे। वहीं दूसरी तरफ विको और लिवरो हेलीकॉप्टर पर बैठकर एक सुकून भरी जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे, क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अब कोई गैंग नहीं और कोई भी मारा नहीं जाएगा। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं पो अपनी फैमिली के लिए एक अंतिम श्रद्धांजलि आयोजित करती है और उसमें अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस सभा में जॉन क्रीसी भी मौजूद था, क्योंकि वो मरा नहीं बल्कि जिंदा था। दरअसल जॉन को हॉस्पिटल में ही गोली लगी थी, जिसके बाद पो ने तुरंत डॉक्टर्स को बुलाकर जॉन का ऑपरेशन करवाया और वक्त रहते उसके सीने से गोली निकाल दी गई। अब जॉन पूरी तरह से ठीक है और पो के ही साथ है। अब पो को किसी की भी कमी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि जॉन उसके साथ है। तभी डायरेक्टर मोनक्रीफ जॉन के पास कॉल करते हैं और कहते हैं हमें फिर से अपने जाबाज ऑफिसर की जरूरत है, तो क्या तुम फोर्स के साथ दोबारा से काम करना चाहोगे? फिर जॉन उनसे पूछता है कब से शुरू करना है, और इसी लाइन के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज पसंद आई होगी और साथ में मेरी एक्सप्लेनेशन भी। सो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।